गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ने से पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। रिजल्ट आ चुका है सीबीएसई का, क्लास 10th का भी रिजल्ट आ चुका है अब तक। तो जिनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है वो तो बहुत बढ़िया भाई, उनके लिए भी अच्छा है, गार्जियन के लिए भी अच्छा है, कोचिंग स्कूल सबके लिए अच्छा है ये तो फिर वो आगे अपने पूरी एनर्जी के साथ तैयारी कर सकते हैं। भाई उनका पिछला रिजल्ट अच्छा है तो आगे और अच्छे रिजल्ट के लिए लोग तैयारी करते रहेंगे। अभी हम उनसे बात कर लेते थोड़ा सा जिनका रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया है। देखो, परेशान होने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हल्का फुल्का तो कुछ दिन तक तो तुम्हें वही इफेक्ट करता रहेगा, क्योंकि घर पे गार्जियन, रिश्तेदार जो भी हैं, स्कूल टीचर्स, जितने भी सब लोग हैं, हम लोग कोचिंग के सब लोग तुम्हें बार बार ये पिंच करते रहेंगे कि अरे क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रिजल्ट गड़बड़ क्यों हो गया, या कुछ भी ऐसा। डीमोरलाइज मत होना तुम। जैसे अगर तुमको मान लो ये लगता है कि सर हम 70% हिसाब से तैयारी किए थे कि हमारा 70% तक आना चाहिए, और अगर 70% आया फिर तो बिल्कुल परेशान होने की वाली बात नहीं है। जैसे अब तुम किसी और के कंपेरेटिवली मत सोचो कि अरे यार सामने वाले का 90% आ गया, 92% आ गया, 95% आ गया, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। अगर तुम 70% की तैयारी किए थे, 70% लायक तक की, और 70% आ गया तब तो ठीक ही है। देखो, परेशान तब तक नहीं होना है जब तक तुम 12th के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करते रहोगे। देखो, एक बात ख्याल रखना, 10th का परसेंटेज केवल तब तक मायने रखेगा जब तक 12th का रिजल्ट नहीं आ जाता। अगर 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है, हम तुम्हें अपने अकॉर्डिंग बताएं तो हम ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखे हैं जिनका 10th का परसेंटेज अच्छा नहीं आया है और 12th का परसेंटेज अच्छा आया है। वो इस साल की भी बात के लिए हम करें तो भी सही है ये बात। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे तुम्हारे आसपास, तुम्हारे सीनियर्स में भी तुम देखे होगे ये चीज़ कि उनका 10th का अच्छा नहीं था, 12th का रिजल्ट अच्छा आ गया। या कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका 10th का रिजल्ट तो अच्छा आया था लेकिन 12th का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है उनका। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं। अब तुम्हें किस टाइप पे बनना है वो तुम ख्याल रखना। देखो, एक बात अच्छे से ख्याल रखो, हम जरूर इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि अगर तुम्हारा 10th में परसेंटेज अच्छा है तो निश्चित तौर पर 12th में भी परसेंटेज अच्छा रहे, और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर 10th में परसेंटेज कम है तो 12th में परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखो कि भाई 10th का परसेंटेज केवल तभी तक मायने रखेगा जब तक 12th का रिजल्ट नहीं आता। अगर 12th का रिजल्ट अच्छा आ गया ना तो फिर 10th के रिजल्ट की कोई मायने नहीं है। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो और खूब अच्छे से, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा, जैसे हम बच्चों से बात करते हैं तो वो लोग बहुत उदास होकर एकदम टेंस होकर बात करते हैं कि सर बहुत कम रिजल्ट आ गया या बहुत ख़राब सा रिजल्ट आ गया। तो कोई बात नहीं, तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो। तुम जितना कम बोलोगे ना इस बारे में उतना ज़्यादा तुम्हें गिल्ट होगा, खराब लगेगा, और वो जो खराब लग रहा है ना वही तुम्हारे 11th-12th में तुमको बहुत मजबूत करेगा, क्योंकि 11th-12th जितना ध्यान से पढ़ोगे फिर 12th का रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो ध्यान रखो इस बात का। लोगों से रिजल्ट बताओ, ये मत बोलो कि नहीं खराब आ गया कुछ भी ऐसा। वो जो खराब तुमको लग रहा है अपने अंदर ना, उसको अपने अंदर ही रखो, क्योंकि हम तुमसे बताएं ना, जितना ज़्यादा वो दुख, जितना वो खराब लग रहा है तुमको अपने अंदर दबा के रखोगे, वो तुम्हें और आग देगा, ताकत बनाएगा तुम्हारे अंदर 11th-12th और अच्छे से गुजारने का। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल। लोग ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, बार बार लोग पूछेंगे तो वो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, ख्याल रखना 12th का जितना इंपॉर्टेंस है उतना इंपॉर्टेंट 10th का भी था। अगर 10th में कुछ अप्स एंड डाउन्स गया है, 9th में कुछ अप्स एंड डाउन्स गया है, तो वो सब हम लोग 11th-12th में बैकअप करेंगे। तो खूब ध्यान से पढ़ते रहेंगे, और जिनका रिजल्ट अच्छा है बिल्कुल भाई एकदम ऐसे एकदम हवा में सा नहीं उड़ना है कि एकदम सर खतरनाक हो गया, तो ज़बरदस्त काम चलेगा। तुम पूरे मेहनत से लगे रहो 11th-12th के लिए भी, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, तो जितना ज़्यादा बेहतर लगे रहोगे उतना बेहतर ही मतलब मिलेगा तुमको। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल खो नहीं जाना है कि सर 10th का रिजल्ट अच्छा आ गया है तो फिर 11th-12th में अगर नॉर्मल सा भी चलेगा तो ठीक रहेगा। ऐसे बिल्कुल हवा में नहीं उड़ेंगे। वैसे ख्याल रखना इस बात का, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि हम तुमसे बोले ना कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 10th में रिजल्ट अच्छा रहता है और 12th में बहुत नीचे चला जाता है, तो इस बात का भी ख्याल रखें। ठीक है, तो फिर ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो इतनी सारी बात कर ली हम लोग। अब देखो क्या था, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे पैराबोलिक ग्राफ के बारे में, कुछ हल्के फुल्के एग्जाम्पल्स थे, हम तुमको वहां पे बता दिए थे क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना था। रिवाइज करा रहे हैं एक बार। सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी कौन, स्मॉल ए। किस में से स्मॉल ए आ गया, तो याद करते हैं इक्वेशन था y इक्वल ax² प्लस bx प्लस c था। तो सबसे पहला हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या ख्याल रखना, ए के बारे में ये ख्याल रखेंगे कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो ए की वैल्यू है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो था उसको हम लोग एक पॉइंट को खोजना होता था, -b/2a -d/4a। इसको हम क्या बोल रहे थे, ये कौन सा पॉइंट था, तो ये जो है वो हमेशा पॉइंट ऑफ वर्टेक्स होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। क्लियर हो रही है कहानी।
अच्छा, थर्ड जो है हम लोग को ध्यान देना था किसके बारे में, सी के बारे में, स्मॉल सी। तो टोटल इन्हीं 3 चीज़ों को देखेंगे और इन 3 के थ्रू हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे थे। तो हम लोग उस क्लास में डिस्कस किए थे कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम ये सिखाए थे कि अगर याद हो हल्का फुल्का, तो एक्स एक्सिस को ग्राफ जो था वो जनरली 2 जगह कट कर रहा था और वाई एक्सिस को एक जगह पे। तो हम पिछले टर्न पे ये बताए थे कि भाई हम लोग अगले टर्न में सीखेंगे कि उन पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के साथ साथ उन पॉइंट्स को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखना एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन टाइप का इसको लिख लो फर्स्ट। अरे 1 मिनट रुक जाओ, देखो गड़बड़ है, भीगा हुआ है, सुखा देते हैं इसको। गायब 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 हो गया। ठीक है, ध्यान देते हैं भाई। पहला एग्जाम्पल फर्स्ट पे है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है, माइनस 4x माइनस 3। ठीक है, ये है। पूछा जा रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करना है, वही सेम तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है हम लोगों को, और जिन तीन पॉइंट्स पे ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट कर रहा होगा, चाहे एक्सेस को चाहे वाई एक्सेस को, तो उन कोऑर्डिनेट एक्सेस के पॉइंट्स को बताना है। ठीक है, जहां जहां ये कट करेगा। चलो ऐसा करते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 5 मिनट के लिए वीडियो रोको पहले, ताकि हम लोग पिछले वाले से लिंक बना लें, पिछले क्लास से। तो 5 मिनट के लिए वीडियो रोक के क्वेश्चन पहले ट्राई कर लो तो एक बार, और अब ट्राई करने के बाद सुनना, देखना ध्यान से। भाई कंपेयर करते थे, जैसे पिछली क्लास में चले थे वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं। y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे क्या करना है हम लोगों को, कंपेयर लिख लेते हैं, कंपेयर विथ। ठीक है, y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1। अगर हम b को कंपेयर कर ले तो b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, -3 आ गया कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग पहले पोर्शन पे ध्यान देते हैं। a की वैल्यू कैसी है, तो बोले a की वैल्यू तो सर ग्रेटर देन 0 है, और जब a ग्रेटर देन 0 होता था तो कैसा पैराबोला बना रहे थे बताओ, अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला। तो अगर तुम्हें अच्छे से ख्याल हो तो हम लोग ऐसे केस में अपवर्ड पैराबोला बनाते थे, तो ये हो गया हम लोग का कैसा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अच्छा सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड था -b/2a और -d/4a। तो पहले -b/2a की बात करते हैं। माइनस b की वैल्यू -4, 2, a की वैल्यू 1, यहाँ से कटपिट किए तो 2 आ रहा है। फिर अगला कोऑर्डिनेट था -d/4a। d की वैल्यू कितनी थी, d जो था वो था b स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 -4, a की वैल्यू तो 1 है, तो लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो a तो 1, c की वैल्यू -3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन 4a, तो a की वैल्यू 1। यहाँ से अगर हम देखें -3 -4 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो +12, तो 16 और 12 कितना आ रहा है ये 28 अपॉन 4, लेकिन यहाँ तो माइनस था, ये माइनस तो बचा रहा -28 अपॉन 4। यहाँ से कटपिट कर लिए तो ये कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ जाएगा -7। ठीक है, थर्ड था हम लोगों का किससे कंपेयर करना था, c से। तो c की वैल्यू जो है वो तो लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब कि y एक्सिस को नीचे कहीं कट करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, 3 चीजें हैं। अपवर्ड पैराबोला बनाना है, वर्टेक्स मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो ये है, कौन सा पॉइंट हुआ वो जाएगा 2, -7। ठीक है, तो 2, -7 हो गया ये। अच्छा 2, -7 ये रही c की वैल्यू और वो है a की वैल्यू। बोले सर अब क्या करें, तो इन तीनों चीज को कंबाइंड करके हम लोगों को रिजल्ट तक पहुंचना है। तो ध्यान देते हैं एक बार, पहले हम लोग x और y एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का x एक्सिस और ये रहा हम लोगों का y एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले वर्टेक्स खोजते हैं। वर्टेक्स कितना है 2, -7। तो x में तो पॉजिटिव, y में नेगेटिव, मतलब ये यहाँ कहीं आया कि नहीं, यहाँ कहीं। ठीक है, कहाँ कट करना है, y एक्सिस को नीचे ही कट करना है और ऊपर की तरफ मुंह बनाना है। तो देखो ये ऐसे, देखो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है क्या, रुक जाओ एक मिनट सही कर देते हैं इसको।
ये ऐसे, ठीक है, और ये हम लोग का पॉइंट 2,-7, ठीक है। अब बात यह आती है कि 3 जगह कट कर रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से, x को 2 जगह, देखो x एक्सिस को 2 जगह कट किया है, y एक्सिस को 1 जगह कट किया हुआ है। तो अब हम लोग फोकस करेंगे कि भाई इन तीनों पॉइंट को कैलकुलेट कैसे किया जाए। देखना, ये नोट कर लो सब कुछ पहले, अच्छे से हटा दे रहे हैं यहाँ। सिर्फ क्या रखें हम लोग अपने पास, हम लोग अपने पास इक्वेशन रखें। देखो इक्वेशन मिटाए नहीं है ना, तो इक्वेशन हम लोग अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन मदद करेगा हम लोगों को इन तीनों पॉइंट को पता लगाने में। ध्यान से देखना भाई, कुछ कुछ बेसिक बातों पर आते हैं। अगर हम बात करें y एक्सिस की, y एक्सिस, तो y एक्सिस का करेस्पॉन्डिंग क्या होता है, बोले y एक्सिस से करेस्पॉन्डिंग की उस एक्सिस पर, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, तो यही चीज कर देते हैं टू फाइंड। हम नंबरिंग करते हैं ना इसको, देखो ध्यान से, a, ये रहा b और ये रहा c। देखो अब लिखते हैं हम लोग टू फाइंड पॉइंट b। अगर हम लोग को b पॉइंट पता लगाना है तो y एक्सिस, और y एक्सिस पर तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब कि वहां पे x की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। अगर हम x 0 पुट कर दें तो बेसिकली जो ये y आया वो आया कितना, -3। और किसी भी पॉइंट में हम लोग पहले किसको लिखते हैं, x को, और बाद में किसको लिखते हैं, y को। ये हम लोग का कौन सा पॉइंट आ गया, b पॉइंट आ गया, 0,-3। हमेशा अगर y एक्सिस का पॉइंट निकालना होगा तो रट लेंगे क्या, कि x कोऑर्डिनेट को 0 रखेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली को हम ऐसे लिखते हैं, देखो SLY, ठीक है, ये आगे जाके भी काम में आएगा कई जगह। तो SLY मतलब हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है। पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो देख लो अच्छे से। सिमिलरली टू फाइंड पॉइंट A एंड C, A और C, देखो एक कॉमन बात है A और C में, A और C दोनों पॉइंट किस पर है, x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर y कितना होता है, 0। इसका मतलब कि अब हम लोग y एक्सिस को 0 रख देंगे। जैसे अगर कोई चीज y एक्सिस पर है तो x 0, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर तो क्या 0, y 0 रख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, x² -4x -3 = 0, ठीक है। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सब्ट्रैक्ट करने पर हम लोग को 4 चाहिए, ठीक है। देखते हैं एक बार, ये सब्ट्रैक्ट करने पर 4 तो नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे इसको। तो अगर ये यहाँ से फैक्टर के थ्रू नहीं हो पा रहा है तो हम लोग वो फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला, ठीक है। कोशिश करते हैं एक बार, क्या था, -b, तो माइनस +4, क्योंकि b की वैल्यू तो ऑलरेडी -4 है ना। फिर +- √b² मतलब 16 -4, a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है बताओ, -3, ठीक है, होल अपॉन, यही था ना, -b +- √b² -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3 अपॉन 2a, तो a की वैल्यू तो कितनी है, 1, ठीक है। यहाँ देखते हैं x इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 +-, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 3 जा 12, तो 16 और 12 कितना हो गया, 28/2। यहाँ तक सही है। अच्छा 28 कितना कह रहा है इसको, 7 4 जा 28, 4 का बाहर आके 2, तो 2 बाहर होगा, तो यहाँ वाले 2 से सब कट भी जाएंगे। तो हम अगर 2 कॉमन लेके उड़ा दें तो बचेगा कितना, 2 ± √7। तो x की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई, एक कितना 2 - √7, लेट्स इसको x1 बोल दे रहे हैं, और x2 आ जाएगा 2 + √7, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें से कौन सा a का है, कौन सा c का है। अब यहाँ पे खेल कॉमन सेंस का है, देखते हैं। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है, बोले सर ये तो ओरिजिन दिख रहा है। तो ओरिजिन के जब इधर जाते हैं, इधर तो इधर हम लोग को कौन सा x मिलता है, पॉजिटिव x कि नेगेटिव x, तो इधर तो नेगेटिव x होता है, और इधर क्या होता है, बोले इधर तो पॉजिटिव x होता है, ठीक है।
अच्छा, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि जो ए का कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो निश्चित तौर पे नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ फोकस करते हैं किस में नेगेटिव किस में पॉजिटिव आएगा। जैसे √7 की वैल्यू अगर नहीं याद है तो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखो भाई √4 का मान कितना होता है, √4 की जो वैल्यू होती है वो तो 2 होता है, √9 की वैल्यू 3 होती है, ये तो √7 है। इसका मतलब कि जो √7 होगा वो निश्चित तौर पर 3 से छोटा होगा लेकिन 2 से बड़ा होगा। अरे √4 होता तो 2 होता कि नहीं, और √9 होता तो 3 होता। इसका मतलब कंफर्म √7 2 और 3 के बीच में है कि नहीं। और अगर 2 में से हम √7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 2 से बड़ा है तो निश्चित तौर पर ये टर्म नेगेटिव आएगा कि नहीं। इसका मतलब कि ये जो x1 है, x1 वो कैसा है, बोले x1 तो लेस देन 0 है। सिमिलरली √7 2 में ऐड कर रहे हैं तो ये तो निश्चित तौर पर जो x2 है वो 0 से क्या है, बड़ा है। बोले हाँ सर, ये बात तो सही है। अब हम लोग को पॉइंट लिखना है। अब हम लोग ध्यान देते हैं किस पर, पॉइंट ए पर। अगर हम पॉइंट ए को लिखें तो पहले क्या लिखते हैं, x, तो x कितना आएगा, x आ जाएगा सर 2 माइनस √7, और x एक्सिस पर तो y कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, 0 हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग C पॉइंट की बात करें तो इसमें x तो पॉजिटिव मतलब 2 प्लस √7 और y तो अगेन 0 है ही। ठीक है, तो ये हम लोग का इस तरह से हो जाएगा। तो ये हम लोग फाइंड कर ले किसको, A, C और B। अब तुमको ये थोड़ा सा टफ लग सकता है कि सर ये तो थोड़ा लेंदी लग रहा है। लेंदी देखो, हम यहाँ पे 3 चीज़ें एक साथ किए हैं, 3 चीज़ें मतलब 3 पॉइंट एक्चुअली में B, A और C पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है, इससे थोड़ा टाइम लगा है। और यहाँ पे ये जो फैक्टर हुआ वो हो भी नहीं पाया, इसलिए और थोड़ा टाइम लग गया। अगर ये फैक्टर हो जाता तो हम लोग को डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दिख जाता, तुरंत टिक कर देते। अब देखो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बना लो दिमाग में, क्या कि अगर कभी भी y एक्सिस का पॉइंट निकालना होगा तो हमेशा x को 0 रख देंगे, x को 0। और अगर ध्यान दे रहे हो तो x 0 रखने के बाद जो बच रहा है वो केवल c है कि नहीं। अरे कोई भी क्वाड्रेटिक इसी फॉर्म का तो होगा ना, x और y में ax² + bx + c। और अगर हम x 0 रख दे तो ये तो गायब हो जाएगा ना, तो हमेशा c ही बचेगा कि नहीं। तो एक कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0, c होगा। ठीक है, c में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। अब a और c निकालने के लिए क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे और जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 2 रूट निकालते हैं ना, वैसे 2 रूट निकाल लेंगे। एक बन जाएगा पॉजिटिव के करेस्पॉन्डिंग, एक आ जाएगा नेगेटिव के करेस्पॉन्डिंग, अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो जाए। ठीक है, चलो अब एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसी पर बेस्ड, ताकि थोड़ी सी कहानी और क्लियर हो जाए। देखना, चलो ध्यान देते हैं एक बार। क्वेश्चन है, इफ y इक्वल, बोले ना, इफ y इक्वल -2x² + 3, अब इस बार सही से सेट करके देंगे ना ताकि फैक्टर हो तो जाए, माइनस। ठीक है, अच्छा सही है, सही है, सही है, सही, ठीक, +x, ये सॉल्व करना है भाई। अरे गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 मिनट। चलो ये है, इसमें ग्राफ को भी ड्रॉ करना है और वो जो तीनों पॉइंट होंगे ना, उन तीनों पॉइंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो टोटल फिर से हम अगेन दे रहे हैं, 10 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, तो चलो फिर 10 मिनट के वीडियो रोक के क्वेश्चन ट्राई कर लो। एक बार कर लिए क्या ट्राई, सुना देखो ध्यान से। आप भाई सिंपल कहानी है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे। क्या कर रहे थे पहले सबसे पहले कंपेयर कर देते, कंपेयर विथ y इक्वल ax² + bx + c, कंपेयर करेंगे।
अब कंपेयर करने के बाद हम लोगों को a मिल जाएगा। a कितना है -2। ये b कितना है, बोले सर b जो है वो तो 1 है और जो c है वो कितना है 3 है। ठीक है यहाँ तक, हाँ ठीक है सर। चलो बस a नेगेटिव है ना, तो डाउनवर्ड पैराबोला। और पॉइंट्स कैलकुलेट करते एक बार। पॉइंट में क्या क्या हमारे पास है, पहला पॉइंट है -b/2a, माइनस b की वैल्यू 1, 2 a की वैल्यू -2, यहाँ से कट पिट हो जाएगा तो कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है क्या ये। ठीक है, सिमिलर तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, -d/4a माइनस d मतलब b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 a की वैल्यू -2, c की वैल्यू 3/4, a की वैल्यू कितनी है -2। सही है क्या यहाँ तक। अच्छा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस तो यह जाएगा 25, -25/-8 मतलब ये आ रहा है 25/8। सही है क्या ये, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये हम लोग का मिल गया क्या, सेकंड पॉइंट मिल गया। अब अगर हम इस दोनों को कंबाइंड कर लें तो हम लोग को मिलेगा कितना, ये 1/4, 25/8। अगर सही से देख पा रहे हैं तो इसमें x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। इसका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलेगा हम लोगों को, तो भाई ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की कहानी हो गई। ठीक है, अच्छा अब आगे ध्यान देते हैं हम लोग भाई। अब अगर मान लो हम लोग बात किए अब c की बात कर लेते हैं। c क्या है, पॉजिटिव, और अगर c पॉजिटिव है इसका मतलब कहीं ऊपर ही कट होगा ये। बस अब डाउनवर्ड पैराबोला, ये रहा वर्टेक्स क्या कोऑर्डिनेट और ये y एक्सिस को ऊपर कट करेगा कहीं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दे यहाँ पर, तो कंबाइंड करने के बाद ध्यान से देखना, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ कहीं पहुँचे, डाउनवर्ड पैराबोला y एक्सिस को कट करता हुआ, देखो ऐसे ही बन जाएगा क्या कुछ। अरे दिख रहा है कि नहीं भाई, ये एक मिनट देखो, ये ऐसे कुछ लग रहा है, ज़्यादा ही खींच दे रहे हैं ना, ये ऐसे। ये हम लोग का हो गया कोऑर्डिनेट। ये वर्टेक्स की वैल्यू कितना है 1/4, 25/8। ठीक है, ये हम लोग का हो गया कौन सा एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। पहला स्टेप हो गया हम लोग का। क्या पहला स्टेप था, पहला स्टेप था इस ग्राफ को ड्रॉ करना। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है इन पॉइंट्स को फाइंड करना, a, b और c। ठीक है, मार्किंग कर लेते जैसे पिछले वाले में किए थे वैसे ही करते हैं इसको, a, b और c। अगर मान लेते हम लोग को पता लगाना है टू फाइंड पॉइंट b, अगर हमको b पता लगाना है, ठीक है, कि पॉइंट b कितना है। ठीक है, तो ये y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर क्या जीरो होता है, x जीरो होगा। और अगर हम x एक्सिस को, x वाली वैल्यू जो है वो जीरो रख दे, तो यहाँ से जो ये y मिला वो 3 आ रहा है कि नहीं। और अगर हम x को पहले y को बाद में लिख लें तो हम लोग को पॉइंट भी मिल गया कितना 0,3। ठीक है, यहाँ तक कहानी, तो कितना आ गया 0,3। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, a और c की। देखते हैं, टू फाइंड पॉइंट a एंड c। अगर a और c पता लगाना है तो a और c x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर तो y जीरो होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, y को जीरो। जब y जीरो होगा तो कितना आया यहाँ पे -2x² प्लस x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू तो जीरो हो गई है। करते हैं एक बार इसको सॉल्व। इस पे ध्यान देते हैं एक बार ना, -2x² प्लस x प्लस 3 पर अगर हम इसको फैक्टर करने की कोशिश करें तो -2x², 3 2 जा 6 और प्लस माइनस का माइनस, ये सब भाई 10th के मैथ्स में सीखे होंगे हम लोग। तो प्लस माइनस का माइनस, माइनस करने पर 1 चाहिए हम लोग को, पॉजिटिव में चाहिए तो यहाँ पे आ जाएंगे कितना +3x -2x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है,
तो यहाँ से -2x कॉमन ले ही नहीं सकते, -x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x -3, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन, यहाँ से बचेगा कितना 2x -3 = 0, यहाँ से 2x -3 और -x -1 = 0। तो यहाँ से दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आ जाएंगी, कितना यहाँ से एक आएगा x की वैल्यू कितनी 3/2, और जब इसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। हम यही चीज़ पिछली बार में बोल रहे थे, पिछली बार हम लोग को √7 के लिए सोचना पड़ा था कि √7 2 से बड़ा है कि 2 से छोटा है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर नेगेटिव है, और यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि एक के लिए हमको नेगेटिव चाहिए और एक के लिए हमको पॉजिटिव चाहिए। तो अगर हम यहाँ लिखें इस कोऑर्डिनेट के लिए, तो पहले x नेगेटिव वाला तो -1, y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, तो -1, 0। इस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो x की वैल्यू 3/2 और y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/2, 0। तो देखो यहाँ से हम लोग तीनों पॉइंट्स भी फाइंड कर पा रहे हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्या? बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराबोला के नाम से तुम एक चैप्टर पढ़ोगे ही मैथ्स में, और अगर हम अपने हिसाब से बात करें तो हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग अगला चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर के बाद हम लोग पढ़ते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, तो वहाँ पे भी यूज आएगा। अच्छा, याद है मोशन का सेकेंड इक्वेशन क्या होता था? मोशन का सेकेंड इक्वेशन होता था s = ut + ½ at²। तो वहाँ पे भी पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। सिमिलरली हम लोग आगे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम लोग पैराबोलिक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। कैसे? जैसे जब कोई क्रिकेटर बैट से बॉल को हिट करता है तो जो बॉल है वो एक पर्टिकुलर पाथ बनाते हुए गिरता है, तो वो जो पाथ ऐसे बन रहा है ना, वो पाथ भी पैराबोलिक पाथ ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसका जरूरत पड़ेगा, तो ये हम लोग को ख्याल रखना है, ठीक है। ये नोट कर लो। फिर 2 स्टैंडर्ड ग्राफ है, हम लोग उसको पढ़ेंगे, और फिर इस तरह से हम लोग का जो पैराबोलिक ग्राफ है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको, देखना ध्यान से भाई। अब हम लोग जैसे बात कर रहे थे ना कि एक 1D का इक्वेशन आता है, एक प्रोजेक्टाइल में आएगा क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन के नाम से पढ़ेंगे हम लोग उसको, तो वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर ठीक है, तो उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, वो तो हम लोग को टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। लेकिन किसी भी, हम बताए ना वो क्रिकेटर वाला, उसी तरीके से हम तुमको कोई इक्वेशन देंगे, तुम्हें एक बात पहले कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कि कोई ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, कोई भी इक्वेशन ये पहचानने आना चाहिए कि भाई उसमें जो मैक्सिमम पावर हो वेरिएबल की, मतलब एक्चुअली में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो 2 होनी चाहिए, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना? अरे जिसको हम फ्रीली कुछ भी रख सकते हैं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। जैसे देखो, अगर हम बोले हैं कि y = ax² + bx + c, तो ये जो x है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन y भी बदलेगा, लेकिन वो x पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर हम x बोल दिए 2, तो y एक फिक्स वैल्यू आएगा 4a + 2b + c, तो वेरिएबल तो है लेकिन डिपेंड कर रहा है किस पर, x की वैल्यू पर। तो x को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, कुछ भी रख सकते हैं। y x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y को क्या बोल दिए, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई जो डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको देख के कोई भी क्वेश्चन लिखा हो तो पहले देख के पहचान में आ जाए कि हाँ ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ग्राफ ड्रॉ करने आना ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ y = ax - bx² and also find points at which graph will cut coordinate axis। ठीक है, ये है क्वेश्चन।
क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ करना है किसको, y इक्वल ax माइनस बी एक्स स्क्वायर को, और उन पॉइंट्स को भी पता लगाना है जहां पे ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां एक बात हम मेंशन भी कर दे रहे हैं, हियर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। जो ये a और b है ना, हियर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। ये याद रखना ना, आज से हमको लगता है लगभग अगर मतलब अल्टरनेट क्लासेस चलती रही तो लगभग 1-1.5 महीने के बाद में हम क्वेश्चन कराएंगे यही सेम, और वहाँ पे ना हम अलग अलग नाम लेंगे। अभी तुम बस नाम सुन लो, हम नाम लेंगे मैक्सिमम हाइट, हम नाम लेंगे रेंज, तो वो सब ना हम लोग ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके रहेंगे और वहाँ पे बस नाम सीखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में यहाँ लिख लो इम्पॉर्टेंट, और यहाँ क्या लिख लेंगे, कहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट, तो ये लिख लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये उस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। कुछ और मत सोचो, अभी जो भी हम बोले सब बकवास मान लो, कह रहे प्रोजेक्टाइल रेंज मैक्सिमम पता नहीं क्या क्या बोल रहे, छोड़ो सब, तुम बस इस पे फोकस करो, इस पे, और इसको ध्यान से देख के ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन आ सकता है सर ये ए बी बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ए और बी ना कुछ भी मत सोचो, पॉजिटिव नंबर बोला गया ना, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ए को मान लेते हैं 2, 2 मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं 3, तो 2 और 3 देख के इसको ग्राफ को मतलब ऐसे सोचो कि ये 2 है ये 3 है, मतलब रहेगा ए और बी, ऐसा नहीं कि चलिए सर 2 और 3 ही कर देते हैं, ए और बी ही रहेगा, लेकिन 2 और 3 एज्यूम करते हुए इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलो ऐसा करते हैं, 10 मिनट के लिए वीडियो रोकते हैं पहले और इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। कर लो ट्राई। अब ट्राई करने के बाद सुनना ध्यान से भाई, देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन y इक्वल क्या लिखा हुआ है, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। फिर से वही कहानी, क्या करेंगे, बोले सर कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ y इक्वल, अब ध्यान देते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा कि c की वैल्यू तो 0, अरे c कोई भी कांस्टेंट टर्म है ही कहाँ इसमें, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a है, लेकिन यहाँ पे कितना है, -b है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए ना हम इसको a डैश b डैश c डैश बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो c डैश की वैल्यू 0, a डैश की वैल्यू कितनी, a डैश की वैल्यू -b, नहीं तो a और b में सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और ये जो b डैश है, b डैश उसकी वैल्यू कितनी बोले, उसकी वैल्यू तो सर a है, ठीक है। बस, तो c डैश की वैल्यू हो गई 0, a डैश की वैल्यू हो गई -b, और b डैश की जो वैल्यू वो कितना हो गया, a हो गया, ठीक है। चलो अब ध्यान देते हैं एक बार, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें, y इक्वल नहीं, अरे कंपेयर करना था ना, ध्यान देते हैं। a हमको बताता है पैराबोला के बारे में, देखो ध्यान से, b एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, उसके आगे माइनस, अगर जैसे हम 2 सोचे तो आगे माइनस लगा तो -2 हो गया कि नहीं, इसका मतलब a नेगेटिव है, a नेगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला, c 0 है, मतलब ये ओरिजिन से पास होगा, ये हो गया हम लोग का x, ये हो गया कौन, y, ठीक है। अब हम लोग b डैश पर ध्यान देते हैं, b डैश है a, पॉइंट निकालते हैं, क्या पॉइंट था, -b डैश बाई 2a डैश, तो माइनस b डैश की वैल्यू कितनी है, a, 2, a डैश की वैल्यू कितनी है, -b, उड़ जाएगा तो कितना आएगा, a/2 भी आया कि नहीं, b डैश बाई 2a की वैल्यू आ गई। अब क्या था हम लोग के पास, -d डैश अपॉन 4a डैश, माइनस d डैश का मतलब b डैश का स्क्वायर, हर चीज़ ना डैश के फॉर्म में बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac था, तो हम बोलेंगे b डैश का स्क्वायर -4a डैश c डैश, ठीक है। तो माइनस, अगर तुमको लग रहा है सर अभी भी कंफ्यूज हो रहा है ना, तो इसको कैपिटल A और ये कैपिटल B कर लो ताकि वो क्लियर रहे चीज़ें, ठीक। अच्छा, b डैश का स्क्वायर लिखना है हम लोग को यहाँ पे, -4a डैश c डैश, तो c डैश तो 0 है, इसलिए कोई मतलब नहीं उसका लिखने का, अपॉन 4a डैश की वैल्यू कितनी है, -b, ये b डैश बेचारा है कितना, a का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर -4b, यहाँ से कट पीट तो यहाँ जाएगा कितना, a स्क्वायर अपॉन 4b। ध्यान दो भाई, a और b पॉजिटिव नंबर था कि नहीं, तो ये जो a/2b है ये भी पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा, और ये जो
ए स्क्वायर अपॉन 4b है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा कि नहीं, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव हुए, तो वर्टेक्स पॉजिटिव में रखना है, डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है, ओरिजिन पे कट करवाना है, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं, कहाँ ड्रॉ करें, कहाँ ड्रॉ करें, जगह बनाए, अच्छा यहाँ तो है, ठीक है। देखते हैं सीधा है ना, अरे टेढ़ा हो गया है क्या, एक मिनट फिर से ड्रॉ करते हैं। अब तो सीधा लग रहा है, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का टेढ़ा ही ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसा बनाना है, डाउनवर्ड पैराबोला। ये कोऑर्डिनेट जो है, कौन कोऑर्डिनेट है, a अपॉन 2b कॉमा ए स्क्वायर अपॉन 4b। तो ये तो पॉजिटिव मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और ये जो पैराबोला का वो डाउनवर्ड बनाना है ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कौन, ये हो जाएगा a अपॉन 2b कॉमा ए स्क्वायर अपॉन 4b, ठीक है, ठीक। अच्छा ये ना सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक। अगर तुम ध्यान दो, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम क्या सिखाते, याद करो पुरानी कहानी कि कभी भी चलते कहाँ से हैं, ओरिजिन से। पहले किस में चलते हैं, x के लॉन्ग, फिर किसके लॉन्ग, y के लॉन्ग। तो x पहले x है ना, तो ये कितना, तो बोले सर ये वाली वैल्यू तो a अपॉन 2b है। अच्छा सोचो अगर ये सिमेट्रिक होगा तो जितना ये होगा उतना ही ये वाला पोर्शन भी होगा कि नहीं। तो जो ये वाला पोर्शन है वो भी a अपॉन 2b, a अपॉन 2b। तो ये पूरा कितना, दोनों को ऐड करेंगे तो ये a अपॉन b आ गया कि नहीं, ये पूरा a अपॉन b। और ये जो a अपॉन b है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है, कि कितना दूर गिरा। जैसे तुम देखो कभी कभी जैसे नहीं कि क्रिस गेल है, आईपीएल चल रहा है, क्रिस गेल मारा एकदम भयानक, मतलब अभी तो क्या ही आईपीएल चलेगा, अभी तो सब पूरा ही बंद चला, लेकिन अगर नहीं शुरू में जब आईपीएल चलता था ऐसे मारते थे, जब ऐसे हिट करते थे तो हिट करके ऐसे क्रिस गेल ऐसे मारा, तो मान लो अगर कोई बीच में कोई वो है, क्या कहते हैं, दर्शक है, दर्शक अगर कैच कर लिया तो भी वो 6 डिस्टेंस बता देते हैं कि 6 का कितना डिस्टेंस होगा, 105 मीटर, 98 मीटर, 90 मीटर। तो वो जो बता रहे हैं ना, एक्चुअल में अगर तुम सही से पता लगाओगे ना, गूगल करो, तुमको पता चल जाएगा कि वो लोग भी रेंज का फॉर्मूला ही लगाते हैं। आगे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन में हम रेंज का फॉर्मूला बताएंगे कि फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो वहां पे वो रेंज ऐसे ही निकालते हैं। तो देखो ये रेंज हो गया, वो तुम देखो कैसे कैसे कभी नहीं बोलते, कभी बोलते हैं कि क्रिस गेल मारता है ना तो एकदम ऊपर गिरा भी जाता है, बहुत दूर भी जाता है। सचिन मारते हैं तो गेंद बहुत ऊपर कम जाती है, लेकिन फिर भी 6 चली जाती थी। कुछ कुछ ऐसे खतरनाक से जैसे एविड विलियर्स टाइप खिलाड़ी होते हैं कि गेंद ऊपर भी जाएगी, जैसे नहीं कुछ मान लीजिए कोई नॉर्मल से बल्लेबाज को, वो गेंदबाज आ गया कोई अगर, और उसके ऊपर बहुत भयानक प्रेशर है, वो 6 मारे, तो नहीं था कि गेंद अरे बहुत ऊपर तो बहुत गई लेकिन दूर नहीं गया। तो ऊपर जो बहुत जाता है उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। तो देखो यहाँ ये जो मैक्सिमम हाइट है ये y ही है कि नहीं, तो ये जो मैक्सिमम हाइट आया ना, मैक्सिमम हाइट वो कितना आ गया, a स्क्वायर अपॉन 4b आया है, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट, इसका अभी फॉर्मूला मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये सब हम लोग की आगे की कहानी है, बट हम तुमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो ये सब चीज़ें हम लोग अभी ग्राफ से निकाल पा रहे हैं ना, उसका बाद में फॉर्मूला भी आएगा। लेकिन अगर ग्राफ स्टेबल करने आ गया, बनाने आ गया, तो फिर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब तो भाई ग्राफ तो ड्रॉ कर लिए, लेकिन हम लोग को पॉइंट से फाइंड करने हैं। ये एक पॉइंट तो हो गया। अच्छा यहाँ केवल 2 ही पॉइंट मिला है, क्योंकि ये तो ओरिजिन से गुजर गया ना, 0,0। ये दिखना भी चाहिए कैसे, x 0 रखो ना, x 0 तो y भी 0 हो गया कि नहीं, तो 0,0 से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ वाले 2 पॉइंट निकालने हैं, जिसमें से एक तो ऑलरेडी पता है, लेकिन तरीका क्या था, तरीका था कि y को 0 करते थे, तो y को 0 कर देते हैं, क्या बचा, ax माइनस bx स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 0। x कॉमन ले सकते हैं क्या, ले लेते हैं कॉमन, a माइनस bx इक्वल 0। अगर इधर उधर करें हम तो पहले एक बार x को 0, तो x हो गया 0, फिर एक बार क्या लिखेंगे, a माइनस bx इक्वल 0। यहाँ से सॉल्व करने पर a इक्वल bx, तो यहाँ से x इक्वल a अपॉन b आ गया कि नहीं। ध्यान दे रहे हो, देखो a अपॉन b हम लोग पहले ही निकाल के बैठे हुए थे, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये तो 0,0 और जो ये वाला पॉइंट है वो कितना हो गया, a अपॉन b कॉमा y कोऑर्डिनेट तो 0 है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या निकाल लिए, पॉइंट, रेंज आ गया, मैक्सिमम हाइट भी आ गया। अगर जो हम ये प्रूफ करें, अगर इसमें तुमको कहीं कंफ्यूजन है
तो पहले तो वीडियो दोबारा पीछे जाके देखो, और जहाँ रेंज और मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं ना, अगर तुमको लग रहा है थोड़ा टफ हो रहा है वो तो जाने दो, रेंज मैक्सिमम हाइट मत सोचो, तुम बस एक चीज सोचो कि क्या इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने आ रहा है कि नहीं, पॉइंट निकालने आ रहा है कि नहीं। अगर ग्राफ ड्रॉ करने पॉइंट निकालने आ गया तो बहुत है, ठीक है। बाकी जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर आने वाला है, 2 चैप्टर मतलब वेक्टर और 1D के बाद जब 2D स्टार्ट करेंगे तो वहाँ खूब डिटेल में पढ़ना है, ढंग से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो वहाँ क्लियर तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं अच्छे से और आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब वापस आते हैं भाई 1D वाले में। याद करो 1D का इक्वेशन कि इतना प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं, क्या 1D में जो था वो भी यूज कर सकते हैं, बोले हाँ। याद आ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें सेकंड इक्वेशन क्या था, याद करो तो एक बार, बोले थे अभी हम, क्या था बताओ, S इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही था क्या। तो बस अब हम लोगों को यही चीज कैलकुलेट करना है, ठीक है, ध्यान देना। S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देखते हैं एक बार, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है। कहाँ का क्वेश्चन है, 1 डायमेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज एक सरल रेखा में गति करता है, जैसे कोई आदमी है वो एकदम स्ट्रेट लीनियर पाथ पे चल रहा है, तो बोलेंगे कि ये 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, देखना थे ना ध्यान से, 1 डायमेंशनल मोशन। हाँ, क्या था इक्वेशन था S इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं पहले ही कि u भी पॉजिटिव है एंड a भी पॉजिटिव है। देखो साइन का फर्क पड़ता है, ये बात तो तुमको समझ में आ गई होगी। जैसे पिछले वाले में हम a और b दोनों पॉजिटिव लिए थे, अगर साइन हम चेंज करते तो कहानी बदल जाती, ठीक है। इसलिए ये देना जरूरी है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ठीक है। अभी फिलहाल सबसे सिंपल केस लेके चल रहे हैं। जब हम लोग उस चैप्टर में, जैसे इसके हिसाब से बात करते हैं, जब हम लोग 1D में इंटर करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव सब लेके चलेंगे। उसके वाले हिसाब से बात करते हैं जब हम लोग प्रोजेक्टाइल में इंटर करेंगे तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव सबकी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो सबसे सिंपल केस लेके चल रहे हैं, दोनों को क्या बना दे रहे हैं, पॉजिटिव। ग्राफ ड्रॉ करते हैं और पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन S एंड T, S और T के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले ध्यान देते हैं। अच्छा, एक्चुअली में क्या है कि अब जैसे हम लोग पिछले वाले किए ना, क्या था, y इक्वल ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, या ऐसे कुछ था ना, क्या था, bx माइनस ax स्क्वायर था, सॉरी। तो y इक्वल bx माइनस ax स्क्वायर जिस तरह से किए ना, तो वहाँ माइनस की जगह यहाँ पे केवल क्या आ गया है, प्लस। तो सिमिलर तरीके से उसको कंपेयर करके खुद से सॉल्व कर लेना। अब हम तुमको कुछ कुछ हिंट दे देते हैं। जैसे वहाँ कंपेयर किससे किए थे, y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से किए थे। लेकिन अगर बहुत सही से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे y की जगह s हो गया है कि नहीं, और x की जगह t हो गया है कि नहीं। तो कंपेयर किससे कर सकते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर विथ s इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, ax या ax हो गया ना, तो x की जगह at स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस bt प्लस c से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए फिर से इसको a डैश b डैश और c डैश लिख लेंगे, ठीक है। तो बस उसी तरीके से इसको कंपेयर कर लेना और सॉल्व करके इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। बाकी अगर नहीं होता है तो फिर हम अगले टर्न पे डिस्कस कर लेंगे इसको। और वैसे भी हम लोग इसको 1D में तो पढ़ने ही पढ़ने वाले हैं ना, तो 1 डायमेंशन मोशन के टाइम पे तो ऐसे सारे पॉसिबल ग्राफ्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे ही, ठीक है। तो बस करते हैं। बाकी नेक्स्ट टर्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर को। देखो इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर किए वो पहले हम रिवाइज करा देते हैं एक बार, कि भाई ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग पहले ही सीख चुके थे। इस लेक्चर में हम तुमको पॉइंट्स फाइंड करना सिखाएं कि भाई जो अगर पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस पर कट कर रहा था, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर, तो उन पॉइंट्स को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये सीखें। फिर उस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन किए।
फिर 2 हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराएं, एक प्रोजेक्टाइल का और एक ये 1 डायमेंशनल मोशन का, ठीक है। इसको हम पूरा नहीं कराएं क्योंकि ये उसी प्रोजेक्टाइल वाले तरीके से ही हो जाएगा, तो इसको खुद से ट्राई कर लेना है। अगर प्रोजेक्टाइल वाला कम समझ में आया तो उसको दोबारा देखो, वीडियो भगा के पीछे 1-2 बार उसको देखो, क्योंकि वो वहाँ पे हम थोड़े नए टर्म्स का यूज किए हैं, हम A डैश B डैश C डैश सडन बदल दिए, तो हो सकता है वहाँ तुमको कम समझ में आया हो। तो वीडियो का तो यही फायदा हो जाएगा ना कि हम लोग उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो बेहतर यही है कि उसको दोबारा देख लेंगे, ठीक है। और फिर कुछ अगर क्वेरी रहेगी, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मैसेज कर देना हमें, ठीक है। तो बाकी तो बस ठीक है, अगले टर्न से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा भाई। चलो बस करते हैं यहाँ तक, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।